नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी में हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1, जिसका चैप्टर है 2, यानी कि पाठ 2 को हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। तो आपने देखा हम अपने लास्ट 3-4 सेशन से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। काफी लेंदी हमारा ये चैप्टर है और क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर की हैं कि सेकंड बुक जो होती है हमारी, वो हमारे केवल रीडिंग के लिए होती है और उसमें चैप्टर्स भी हमारे कम हैं। आप देखेंगे इस बार हमारे केवल 3 ही चैप्टर हैं इस बुक में, जो कि 5 चैप्टर थे जिसमें से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो हमने 3 जो चैप्टर हैं उन पाठों को यहाँ पर पढ़ना है और केवल उन्हीं 3 में से हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो कितने महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, सब आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा आपने कितना अच्छे से इन पाठों को पढ़ना है। तो देखिए, इसमें हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। तो आपने देखा मृदुला गर्ग जी ने यहाँ पर लीक से हटकर चलने की बात की है कि किस तरह से उनके परिवार में जितनी भी महिलाएं हुई, शुरुआत उन्होंने अपनी नानी से की है। उन्होंने कहा उन्होंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नानी के बारे में कहानियां जरूर सुनी है, बातें जरूर सुनी है कि उनकी वो एक लीक से हटकर, परंपराओं से हटकर चलने वाली महिला थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी परदादी के विषय में बताया है कि किस तरह से उनकी परदादी ने भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट से, एक बहुत बड़ी घोषणा से सबको ये चौंका दिया कि किस तरह से वो भी उस टाइम पर लीक से हटकर सोचने वाली महिला थी। और उनकी माँ के बारे में तो आप सब कुछ यहाँ पर जानते ही हैं। अब लेखिका ने यहाँ पर शुरू किया था अपनी बहनों के विषय में बताना कि किस तरह से वो 5 बहनें थी और पांचों बहनें जो है एक टाइम पर आकर जो परंपरा है, जो एक लीक होती है महिलाओं के लिए कि उन्हें केवल पढ़ाई करनी है, उसके बाद शादी करनी है, उसके बाद घर संभालना है, परिवार संभालना है, या एक तरह से बंधे हुए रहना है परिवार में, तो उन सब से हटकर कैसे उन पांचों ने काम किया वो सब यहाँ पर क्लियर कर रही है। और अपने एक भाई के बारे में भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो भी लेखन में चले गए। और आगे हम इसी चैप्टर को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए हम साथ ही पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर लेखिका ने अपने परिवार के विषय में बताया है, अपने भाई बहनों के विषय में बताया है। और उन्होंने यहाँ पर एक मेन चीज बताई कि किस तरह से उनके पिताजी ने, देखिए वो 5 बहनें थी, तो उनके पिताजी ने शुरुआत में सभी बहनों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया लेखिका ने कि किस तरह से उनके पिताजी ने हर एक बहन के जो है 2-2 नाम रखे हुए थे, हर एक बेटी के जो है 2-2 नाम रखे हुए थे। तो जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो मंजुल थी, उनका भी नाम जो है एक घर का नाम था और दूसरा बाहर का नाम था। और सबसे मेन चीज उन्होंने यहाँ पर एक क्लियर की थी कि किस तरह से जो महिलाएं हैं, किस तरह से महिलाओं को जब शादी उनकी हो जाती है तो शादी के बाद अपने पति के नाम को किस तरह से उन्हें अपनाना होता है, अपने पति के नाम को किस तरह से उन्हें लेकर चलना होता है। और उस टाइम पे जो समय था वो नारीवाद का समय चल रहा था और नारीवाद के समय में ये बात चल रही थी कि जरूरी नहीं कि शादी के बाद किसी भी महिला को अपने पति का नाम, यानी कि जो पति का सरनेम है उसको अपने नाम के आगे लगाना पड़े, अपने नाम के आगे उसको लेकर चलना पड़े। तो ये काफी चीजें चल रही थी उस टाइम पे। लेकिन लेखिका कहती हैं क्योंकि हम तीनों बहनों ने हमेशा जो लेखन का काम किया वो हमने शादी के बाद ही शुरू किया, तो इस तरह से उन तीनों बहनों के नाम के आगे उनके पति का सरनेम था। और वो कहती हैं कि मुझे नाम चेंज करने में, यानी कि अपना सरनेम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही मुझे इस एक तरह से मेरे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन आया। तो यहाँ पर लेखिका नारीवाद के पक्ष में तो है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को एक तरह से उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए, या महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर एक तरह से जितने भी अवसर हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि
सबकी अपनी आज़ादी होनी चाहिए, अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने तरीके से सोच सके, वो अपने तरीके से जी सके, वो अपने तरीके से अपने काम को कर सके, वो किसी बंधन में ना बंधे। तो जैसे उन्होंने बताया कि उनकी तीनों बहनों ने, यानी कि उनकी जो सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, उन्होंने भी, और साथ ही स्वयं मृदुला गर्ग जी ने भी, और जो उनकी तीसरी बहन थी उन्होंने भी, अचला। तो वो जो थी, तीनों ने ही अपने पति के नाम को ही अपने नाम के आगे लगाया, और वो कहती हैं इससे मेरे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी कि इसका एक बहुत बड़ा हव्वा भी नहीं बनाना है कि आपको पति का नाम लगाना ही नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा हो वो इस तरह से कर सकता है। जैसे आज के टाइम में अब आप देखते हैं, आज के समय में भी बिल्कुल इसी तरह का माहौल है कि कहीं पर भी कोई भी महिला अपने नाम के आगे अपने पिताजी का सरनेम रहने देती है, कोई अपने पिताजी और अपने पति दोनों का सरनेम लेकर चलती है, और कोई अपने पति का सरनेम लगाती है। तो यही एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि किस तरह से वो अपने आप अपने जो डिसीजन है वो अपने आप खुद ले सके। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज उन्होंने क्लियर की थी, और उसके बाद उन्होंने सबसे छोटी बहन के बारे में बताया कि जो उनकी छोटी से जो उनकी चौथे नंबर की बहन थी उसके बारे में बताया कि उसको तो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो कहती थी कि उन्होंने जैसे तैसे स्कूल पास किया, लेकिन जब बीए करने की बारी आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि ये बताओ पहले मुझे कि बीए करने से होगा क्या, यानी कि ये पढ़ाई करने से होगा क्या। तो वो कहती हैं तब क्यों जरूरी है, तब इम्तिहान दूंगी, और उन्होंने कहा मुझे यकीन आ गया कि कोई फायदा है वरना नहीं। उन्होंने ये क्लियर किया कि पढ़ने से या एग्जाम देने से यदि कोई फायदा है तो तभी मैं उसका एग्जाम दूंगी, तभी मैं उसको करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। तो इस तरह से वो कहती हैं कि रेणु ने किसी भी तरह से बीए किया सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी कि केवल पास होने लायक नंबर लाकर। और वो कहती हैं कि सच बोलने में, देखिए जितनी भी बहनें थी ना, पांचों, उन सबकी अलग अलग अपनी खासियत थी। सब बहनें जो हैं अपने अलग अलग तरीके से अपने जीवन को जी रही थी। और यहाँ पर आपने देखा कि शुरुआत से ही उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने भी कभी उन्हें इस तरह का प्रेशर नहीं किया था। जैसे आज के समय में भी हमें लगता है कि जो लड़कियां हैं उन्हें थोड़ा बहुत जो घर के काम है या घर के जो जरूरी चीजें हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो आना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा घर के काम में हेल्प करनी चाहिए, या घर के जो रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, संस्कार हैं, उन्हें सीखने चाहिए। देखिए कई हद तक तो ये सही भी है, क्योंकि किसी भी इंसान को ऐसा कोई समय ना आए कि वो किसी पर डिपेंड रहे, किसी के भरोसे रहे। तो उसके अगर नजर से हम देखें तो ये कई हद तक सही है, और इसमें केवल लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी ये सारी चीजें आनी चाहिए कि वो अपने घर के छोटे मोटे काम या अपनी छोटी मोटी जिम्मेदारियां वो स्वयं से निभा सके। तो इससे क्या होता है कि लाइफ जो है बैलेंस रहती है, हमें कभी भी इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि हम दूसरे पर डिपेंड हैं, हम दूसरों के भरोसे हैं। तो ये दोनों के लिए है। लेकिन यहाँ पर कि लड़कियों को घर का काम करना ही करना है, उनको घर का काम सीखना ही सीखना है, उन्हें एक अच्छी बहू बनने के तरीके सीखने हैं, या उन्हें एक अच्छी पत्नी बनने के तरीके सीखने हैं, या उनको अच्छी माँ बनने के तरीके सीखने हैं। ये अब काफी हद तक जो है चेंज हो गया है, क्योंकि समय के साथ, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, हर एक तरह का काम वो करती हैं, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पर भी वो काम करती हैं, हर चीज एक तरह से महिलाएं आज के समय में हैंडल कर रही हैं। तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि एक बड़े पद पर अगर आप होते हैं तो आपको फिर उसके बाद ये सारी चीजें स्वयं ही मिल जाती हैं। अगर एक होता है अपने शौक से करना, कि इंसान किसी काम को अपने शौक से करता है, वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद आपको इन सब चीजों के लिए कोई भी किसी के भी मोहताज नहीं होना पड़ता, ये स्वयं ही हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी जो बहन थी, सब में अलग अलग, सबकी अलग सोच थी, सबके अलग तरीके थे जीवन को जीने के। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सच बोलती थी वो, और लेखिका कहती हैं कि मतलब इतना सच बोलती थी ना कि लोगों को लगता था कि ये मजाक कर रही है।
और एक तरह से वो इसी इसी कारण वो एक तरह से बहुत ज्यादा परिवार की सबसे फनी सदस्य कहते हैं ना, कि जो हर टाइम दूसरों को हंसाता रहता है या हंसाती रहती है और परिवार में खुशनुमा माहौल रखती है। तो अगर देखिए आज भी लेखिका उनके बारे में बताती हैं कि आज भी अगर कोई उन्हें इत्र भेंट करता है, यानी कि जैसे हम देते हैं ना किसी को भी गिफ्ट में परफ्यूम गिफ्ट कर देते हैं, इत्र गिफ्ट करते हैं, तो वो कहती हैं आज भी उन्हें अगर कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैं नहाती हूँ। तो देखिए इस तरह से वो अपने टाइम पे करा करती थी। और वो अपनी तीसरी बहन के बारे में बताती हैं कि चित्रा जो कॉलेज पढ़ने जाती थी पर खुद पर मतलब खुद पढ़ने से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने पर भरोसा करती थी। और इस तरह से उन्होंने कहा हम में से सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम हुई। जैसे किससे? लीक से। वो कहती है अपनी तीसरी बहन के बारे में जो लेखिका बनी, एक टाइम तक उसने अपनी परंपराओं को, जो महिला होने की एक जो परंपराएं हैं शादी के बाद या शादी से पहले, कि पिताजी की मर्जी से वहां पर काम करना, पिताजी की मर्जी के लड़के से ही शादी करना, और शादी के बाद भी ससुराल में ससुरालियों की मर्जी से रहना या उनके तौर तरीके से रहना। तो वो कहती है काफी देर तक तो हमें वो कुछ कम खिसकी मालूम हुई, कि ये लगता है कि ये परंपराओं से जुड़ी हुई है, ये एक महिला होने का जो किरदार है वो निभा रही है। लेकिन वो कहती हैं कि पिता का एक तरह से ये घर बार में उनका ज्यादा मन नहीं लगा। और वो कहती हैं 30 की उम्र पार करते ही उन्होंने भी अपने आप को लिखने का रोग लगा लिया। अब लेखिका कहती हैं एक बात हम में एक सी रही कि घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही ना चलाया हो तो उसे तोड़ा भी नहीं। लेखिका यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहती हैं कि भले ही जिस तरह से उन्होंने अपनी माँ से सीखा था, ये सारी चीजें उनको उनकी माँ से मिली थी, एक तरह से कह सकते हैं कि वो कहती हैं कि भले ही हमने अपने परिवार को, अपने घर को, अपने ससुराल को परंपरागत तरीके से ना चलाया हो, जिस तरह से उनकी माँ, देखिए उनकी माँ ने कभी भी एक अच्छी पत्नी, एक माँ, एक बहू होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। वो एक तरह से उनको इन सब चीजों का कोई शौक भी नहीं था और ना ही कोई उन्हें फोर्स करता था इन सब चीजों के लिए। तो लेखिका कहती हैं कि हमने भी कभी परंपरागत तरीके से, कि एक बहू है तो उसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक पत्नी है उसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये माँ है और इसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भले ही हमने उसको परंपरागत तरीके से ना निभाया हो, ना चलाया हो, लेकिन लेखिका कहती हैं कि हमने उसे कभी तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। यानी कि लेखिका कहती हैं एक बार शादी की और उसे कायम रखा। देखिए कई बार होता है ना कि महिलाएं कहते हैं कि बहुत ज्यादा जब इंसान जो है सक्सेस हो जाता है, बहुत ज्यादा जब वो आगे बढ़ जाता है, तो फिर वो अपने परिवार को, अपने स्वजनों को कहीं पीछे छोड़ देता है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आई, बहुत सारी दिक्कतें हमें आई। वो कहती हैं कि चाहे तलाक की कगार पर भी खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा तोड़ी नहीं, डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिखा था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप इस शादी को तोड़ देंगी और आप दूसरी शादी कर लेंगी, तो क्या इससे पता चलेगा कि क्या आपकी दूसरी शादी कितनी परफेक्ट चलेगी? किससे क्या इससे साबित होता है कि आपकी दूसरी शादी बिल्कुल परफेक्ट चलेगी? तो इसमें कोई प्रयोजन नहीं आपका कुछ भी जो आपकी जो स्थिति है, क्योंकि ये सब चीजें देखिए फैमिली में आपको सारी चीजें हैंडल करके चलनी होती हैं, सारी चीजों को समान रूप से। और इसमें देखिए दोनों का हाथ होता है, चाहे पति का हो चाहे पत्नी का हो, क्योंकि देखिए जब हम एक फैमिली में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, वहां पर अब देखिए इसमें बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक परिवार में, और माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं पर अगर लग रहा है आपकी मम्मा को कहीं पर आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप वहां पर हेल्प करेंगे, आपके पापा को कहीं पर हेल्प की जरूरत है आपकी मम्मा हेल्प करेंगी, आपकी मम्मा को हेल्प की जरूरत है आपके पापा हेल्प करेंगे। तो इससे चलता है परिवार। इसीलिए मैं आपको शुरुआत से ही सिखाती हूँ, 6 क्लास से ही मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं एटलीस्ट, कि आप अपनी फैमिली पर
प्रेशर ना डालें किसी भी चीज का। आपको लगता है ये आपका काम है, ये आप कर सकते हैं, तो आप उस काम को खुद से करें। ठीक है, ये इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसमें, कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। आगे फ्यूचर में आपके पास भी बहुत सारा समय ऐसा आएगा कि जिस टाइम पे आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा, आपको खुद से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो उस टाइम पे अगर आप आज से ही इन चीजों के हैबिट में है, इन चीजों की आदत आपके अंदर है, कि साफ सफाई की आदत या अपने काम खुद करने की आदत, छोटी मोटी चीजें, जैसे आप क्लास 9th में है, अपने लिए थोड़ा बहुत चीजें बनाने की आदत, तो ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं कह नहीं रही हूँ कि ये सिर्फ काम लड़कियों के ही है, ये लड़कों के लिए भी है। ठीक है ना, दोनों को समान रूप से सारी चीजें आनी चाहिए। आज के टाइम में जब हम हर चीज के लिए कहते हैं कि लड़का लड़की समान है, तो लड़कों को भी यहाँ पर अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए कि मुझे सिर्फ जॉब करनी आती है, मैं सिर्फ बाहर जा सकता हूँ, मुझे घर के काम नहीं आते या मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब हमारा घर होता है तो अगर हम उसमें रह रहे हैं, हमें वहाँ की साफ सफाई भी करनी होती है, वहाँ पे जो हम जिन बर्तनों को खाते हैं उन्हें साफ भी करना होता है। तो ये बहुत सारी चीजें, तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर हम सभी इस बात पर विश्वास करती रही कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यानी कि भले ही हम कितनी भी शादियां कर लें, इससे जो हमारा एम है, हम उस एम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो, यही काफी है। यानी कि अगर आप घर के अंदर हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने की अगर स्वतंत्रता है, तो वही सबसे मेन है, वही सबसे जरूरी है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो है क्या करते हैं, अपनी मर्जी थोपते हैं, अपने तरीके से जीवन जीने के लिए कहते हैं। तो ये एक तरह से आजादी का हनन है। लेखिका कहती है, शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द और औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर ही शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले साल अगले साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। तो देखिए यहाँ पे जो बिहार वो जगह बताती हैं कि उस टाइम पे देखिए इंसान का, अब देखिए काफी सारी चीजें समाज से जुड़ी हुई यहाँ पर छोटी छोटी लेखिका बताती हैं, जिन चीजों को कई बार हम उजागर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहती हैं कि जो बिहार का जो एक इलाका है डालमिया नगर, छोटा सा कस्बा, जिस टाइम पर लेखिका वहां पर गई, क्योंकि लेखिका पढ़ी लिखी थी और उन्होंने हमेशा ही एक अच्छी जगह पर जॉब की थी, नौकरी की थी, काफी सारे नाटकों में अभिनय भी किया था। तो वो कहती हैं कि उस टाइम पे पति पत्नी जो थे, अगर उन्हें साथ में वो अगर मूवी देखने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो उन्हें अलग अलग बैठना होता था। यानी कि उनके बैठने की सीट्स जो है अलग अलग होती थी। तो पराये मर्दों से बात करना या उनके साथ काम करना, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि 1 साल के अंदर ही मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी और 1 साल के अंदर ही उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा काम होता है उसमें और हमारी जो एक पर्सनल लाइफ है उसमें हमेशा एक स्पेस होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा जो मन है वो किस तरह से, हमारा मन नेक है, हम किस चीज पर किस चीज पर हमारा ध्यान है, क्या हम कर रहे हैं। देखिए ये इंसान की एक अपनी पर्सनल उसके अंदर की आदत होती है या उसकी एक उसके संस्कार होते हैं। तो काम करने से, साथ में काम करने से या आज के टाइम में आप देखेंगे कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर जो पुरुष और महिलाएं हैं वो साथ में काम नहीं करती हैं। तो अगर इस तरह की अगर सोच रखी जाए तो ना तो महिलाएं आगे जा पाएंगी, ना तो महिलाएं घर से निकल पाएंगी। तो एक तरह से ये तो काफी बहुत ही ज्यादा फिर से हम उसी दुनिया में वापस चले जाएंगे कि जब महिलाएं केवल घर के कामों के लिए जानी जाती थी। तो लेखिका कहती है कि इसी से जो अकाल राहत कोष था और बिहार
2000 में मैंने आपको बताया, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था इस जल प्रलय में, तो आपने देखा होगा कितनी तरह अलग अलग तरह की अकाल, ठीक है, बाढ़ या अलग अलग चीजों के लिए जो राहत कोष बनाए जाते हैं लोगों के लिए, उनमें उन्हीं चीजों के माध्यम से पैसा इकट्ठा होता था। लेखिका कहती हैं, वहां से निकली, कर्नाटक के एक और छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने के लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब लेखिका कहती हैं कि उसके बाद वो कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई और वो कहती हैं तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे और जो कि स्कूल जाने की उम्र में थे, लेकिन वहां पर कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लेखिका कहती हैं कि मैंने लोगों की राय पर पास के ही कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां एक सीमेंट के कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसीलिए स्कूल खोलने में वह असमर्थ थे। लेखिका कहती हैं, मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी कि अपना आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते हमें यकीन दिलाया जाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। तो अब लेखिका कहती हैं कि इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात लेखिका के साथ हुई कि जब वो स्कूल खोलने की बात उन्होंने की, तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने कहा ठीक है स्कूल तो हम खोल देंगे, हमें बस यकीन दिलाएं कि वो स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलेगा। तो देखिए ऐसी बात करने पर किसी को भी गुस्सा आएगा। उन्होंने कहा स्कूल तो क्या, मैं किसी के बारे में भी आपको यकीन नहीं दिला सकती कि वो अगले 100 वर्ष तक चलेगा। अब यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि वो भी गुस्सा खा गई और खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन से आदत थी। लेखिका कहती हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए बच्चों के ना पढ़ पाने की जो समस्या है वो आपकी है, हमारी नहीं। यानी कि केवल आपके 2 बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हम इतना बड़ा स्कूल यहाँ पर खोलें, तो ये प्रॉब्लम आपकी है, हमारी नहीं। तो लेखिका कहती हैं बात कड़वी थी पर 100% सच थी और वो कहती है कि सच के आगे सर झुकाने की आदत हमारी बचपन से थी। ऐसा क्यों कहती है वैसे लेखिका? तो क्या लगता है आपको कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि सच के आगे सिर झुकाने की हमारी आदत थी? तो देखिए लेखिका ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि आपने देखा है कि उनकी जो माँ है वो इतना ज्यादा सच बोलती है, यानी कि सच बोलने की आदत से ही उनको घर में सम्मान मिला हुआ है। और साथ ही लेखिका की जो छोटी बहन है वो भी माँ से एक तरह से 2 गुना आगे है सच बोलने में, यानी कि कभी झूठ ना बोलने में। तो लेखिका कहती हैं कि मैंने तय किया कि मैं ही खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से मेरा यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में भी दाखिला पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। लेखिका कहती हैं मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आए। देखिए अभी आप जिद करते हैं ना अपनी चीजों के लिए कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, जिद करो, लेकिन कैसी जिद करो? जो लोगों के हित में हो, जो आपके हित में हो। जिद करना यानी कि ठान लेना। कोई भी चीज की अगर आप जिद पकड़ लेते हैं, आप ठान लेते हैं कि मैंने ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं ये आज से ही करूंगा, तो आप उस काम को कर पाते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि मेरी लाइफ में भी अनेक ऐसे मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा वो कहती हैं उसने मंच पाया मेरे लेखन में। सबसे ज्यादा जो अवसर मिला मेरे जिद्दीपन को वो मिला मेरे लेखन में, जो कि शुरू से अब तक लीक से खिसका ही रहा है।
अपनी राह खुद तलाशता रहा है, पर सब कुछ कर लेने पर भी लेखिका कहती हैं, मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। वो कहती हैं 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से सभी फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल माकूल यानी कि सही सही जवाब किसी के पास नहीं था। लेखिका कहती है, हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, एक स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते दोनों जो फोन थे वो ठप पड़े हुए थे। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम चुकी थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2-3 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था कि वह बंद था। रेणु चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। आपका कहना इसमें कहां से आ गया? सोचती हूँ एक रोमांच का अनुभव होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना, और अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लेखिका ने पूरे पाठ को एक्सप्लेन किया है, पूरे पाठ को यहाँ पर बताया है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम यहाँ पर इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो आप इस पाठ को घर पर रिवाइज करें और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखने की कोशिश करें। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी डाउट होता है इन प्रश्नोत्तरों से जुड़ा हुआ, तो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। मैं आपको एक एक करके सारे प्रश्न जो है नोट करवा दूंगी, सारे प्रश्न जो है आपको लिखवा दूंगी। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें इस पाठ में पढ़ी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और आपने देखा कि हमने इस पाठ में जीवन के छोटे जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर यहाँ पर डिस्कस किया। किस तरह से लेखिका ने अपने जीवन में एक तरह से संघर्ष किया, और यहाँ पर सबसे मेन पार्ट उन्होंने जो बताया वो था कि उनकी जो परिवार में जो अलग अलग 4 पीढ़ियों की जो महिलाएं थी, और किस तरह से उनकी जो सोच थी, किस तरह से उनका लीक से हटकर चलना जो था वो यहाँ पर दर्शाया है। तो ये एक बहुत ही जरूरी मेन बात उन्होंने बताई कि जो अगर हम कुछ सोच लेते हैं, अगर हमें कुछ हमने सोच लिया है, तो अगर हमें उसको करना है तो उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और अलग अलग चीजें भी यहाँ पर बताई हैं जो मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन की। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हमारा सेशन भी पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर घर पे करने की कोशिश करें। बाकी हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।